विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब आंबेडकर, कितने अनगिनत नाम हैं। उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। अब कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य होगा संभव ही नहीं हो सकता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे शायद जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा। लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट, देश में निर्णय जो होते हैं लार्जर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए। और इसलिए इस देश की जनता ने आयुष्मान योजना नहीं मांगी थी, लेकिन हमें लगा कि गरीब की बीमारी में बचाना है तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के जाना चाहिए। इस देश के गरीब ने बैंक अकाउंट के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला था, कोई मेमोरेंडम नहीं भेजा था। हमने जनधन योजना की थी और हमने जनधन योजना से उसके खाते खोले थे। किसी ने भी स्वच्छ भारत की मांग किसने की थी? लेकिन देश ने के सामने स्वच्छ भारत लेकर के गए, मामला चल पड़ा। कहां लोगों ने कहा था मेरे घर में शौचालय बनाओ? किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन हमने 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। मांगा जाए तभी सरकार काम करे, वो वक्त चला गया। ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार, एक मिनट दादा, अरे सुनो दादा, अरे दादा वही मैं कह रहा हूं, दादा मैं वही कह रहा हूं। जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग न करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात हम जानते हैं, हम सब इस बातों से, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है। बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। स्टेटस को, देश को तबाह करने में ये भी एक मानसिकता ने बहुत बड़ा रोल किया है। दुनिया बदल रही है, कब तक हम स्टेटस को ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि स्थितियां बदलने वाली नहीं है। और इसलिए देश की युवा पीढ़ी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। लेकिन आज मैं घटना सुनाना चाहता हूं और जरूर उससे हमें ध्यान में आए कि स्टेटस को के कारण होता क्या है। ये करीब 40-50 साल पुरानी घटना का किस्सा है। मैंने कभी किसी से सुना था, इसलिए उसकी तारीख वारीख में इधर हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुना था, जो मेरी स्मृति में है, वो मैं बता रहा हूं। 60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने के लिए कमीशन बैठा था और
राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़े, इसके लिए उस कमीशन का काम था। उस कमेटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने देखा तो उसके अंदर एक अर्जी थी और उसने लिखा था कि मैं बहुत साल से सिस्टम में काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये उसने चिट्ठी लिखी थी। तो चेयरमैन ने जिसने चिट्ठी लिखी उसको लिखा, भाई तुम हो कौन, क्या है पद, क्या है वगैरह। तो उसने फिर जवाब लिखा दूसरा कि मैं सरकार में जो मुख्य सचिव का कार्यालय है वहां सीसीए के पद पर बैठा हूं, मेरे पास सीसीए के पद पर मैं काम कर रहा हूं। तो इनको कहा भाई ये सीसीए क्या होता है, कुछ पता तो है नहीं, ये सीसीए कौन होता है। तो उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी, भाई हमारे तो पूरे उसमें सीसीए शब्द हमने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये है क्या, हमें बताओ। तो उसने कहा साहब मैं बंधा हुआ हूं कि 1975 के बाद ही इसके विषय में मैं जिक्र कर सकता हूं, अभी नहीं कर सकता हूं। तो फिर चेयरमैन ने उनको लिखा कि फिर ऐसा करो भाई, 75 के बाद जो भी कमीशन बैठे वहां जाना, मेरा सर क्यों खा रहे हो। तो उसको लगा ये तो मामला बिगड़ गया। तो उसको लगा तो कहना ठीक है साहब मैं बता देता हूं मैं कौन हूं। तो उसने उनको चिट्ठी लिख के बताया कि साहब मैं जो हूं वो सीसीए के पद पर कई वर्षों से काम कर रहा हूं और मुख्य सचिव के कार्यभार। तो बोले सीसीए का मतलब होता है चर्चिल सिगार असिस्टेंट, चर्चिल सिगार असिस्टेंट, ये सीसीए का पद है जिस पर मैं काम करता हूं। तो ये है क्या। तो 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो त्रिची सागर हमारे यहां से सिगार जाती थी उनके लिए, और इस सीसीए जो था उसका काम था वो सिगार उनको सही पहुंची कि नहीं पहुंची इसकी चिंता करना, और इसके लिए पद बनाया गया था। वो सिगार की सप्लाई होती थी। 1945 में वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो पद बना रहा और सप्लाई भी जारी रही। देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी ये पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था, और उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रमोशन मिले, इसके लिए उसे चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए ऐसा स्टेटस को अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तो ये उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो एक रिपोर्ट आती थी कि आज कोई बलून नहीं आया और कोई पर्चे नहीं फेंके गए। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय शायद शुरू हुआ होगा, अभी भी वो चलता था। यानी ऐसी चीजें हमारी व्यवस्था में घुसी हुई हैं। हमें लगता है कि हम रिबन काटेंगे, दिया जलाएंगे, फोटो निकल जाएगी, हमारा काम हो गया। देश ऐसे नहीं चलता है। हमने जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हो सकती है, लेकिन इरादा अगर नेक हो तो परिणाम अच्छे मिलते भी हैं। हो सकता है एक आध में हमें न मिले। आप देखिए हमारे देश में एक समय था कि किसी को अपना सर्टिफिकेट सर्टिफाई कराना है तो कॉर्पोरेटर काउंसिलर उसके घर के बाहर सुबह क्यों लग जाती थी, और जब तक वो थप्पा न मारे, और मजा है कि वो तो नहीं मारता था, एक लड़का बाहर बैठता था वो सिक्का मार देता था और देते। अब चल रहा था। मैंने कहा इसकी क्या मतलब है, हम भरोसा करें देश के नागरिक पर। मैंने आकर के वो अटेस्ट करने वाली सारी प्रथा को खत्म कर दिया, देश के लोगों को लाभ हुआ। हमने बदलाव के लिए काम करना चाहिए, सुधारों के लिए काम करना चाहिए। अब हमारे यहाँ इंटरव्यू होते थे, मैं अभी भी हैरान हूं जी। एक व्यक्ति एक दरवाजे से अंदर आता है, 3 लोगों की पैनल बैठी है, उसका मुंह देखने नाम भी पूरा पूछते नहीं, 30 सेकंड में निकल जाता है हजारों, और वो इंटरव्यू कॉल होता है और फिर ऑर्डर दिए जाते हैं। हमने कहा भाई क्या मतलब है, और उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सारे इकट्ठा करो, मेरिट के आधार पर कंप्यूटर को पूछो, वो जवाब दे देगा। ये तीसरे और चौथे श्रेणी के लोगों के लिए इंटरव्यू का क्या जमाल बनाया हुआ है। और लोग कहते थे भाई सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगा, हमने खत्म कर दिया।
मैं समझता हूं कि देश में हम चीजों को बदलने से, असफलता के डर से अटक के रहना, ये कभी भी किसी का भला नहीं करता है। हमने बदलाव करने चाहिए और बदलाव करने का प्रयास हम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ खेती, हमारे यहाँ किसानी ये एक प्रकार से हमारी संस्कृति की मुख्य धारा का हिस्सा रही है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति के प्रवाह के साथ हमारी किसानी जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथ अवेलेबल है हमारे यहाँ कृषि के संबंध में, बहुत सारे उत्तम अनुभव भी हैं। और हमारे यहाँ राजा भी खेतों में हल चलाते थे। जनक राजा की बात तो हम जानते हैं, कृष्ण भगवान के भाई बलराम की बात हम जानते हैं। कोई भी बड़ा परिवार होगा, हमारे यहाँ किसानी और खेती, ये हमारे जिस देश में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नहीं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्रकार का समाज जीवन के कल्चर का हिस्सा रहा हुआ है और उसी हिस्सों को लेकर के हम करें। और ये हमारी संस्कृति है, हमारे पर्व हो, त्योहार हो, हमारे गीत हो, सब चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये हमारी यहाँ परंपरा रही है। हमारे जितने लोकगीत हैं वो भी किसानी से जुड़े हुए होते हैं, फसल से जुड़े। हमारे त्योहार भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं। और इसलिए, और हमारे देश की विशेषता देखिए, हमारे यहाँ किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं तो उसके साथ धन धान्य शब्द उपयोग करते हैं। धन धान्य, धन और धान्य को हमारे यहाँ अलग नहीं करते हैं। सिर्फ धान्य भी नहीं बोलता है कोई, सिर्फ धन भी नहीं होता, धन धान्य बोला जाता है। हमारे यहाँ धान्य का ये मूल्य, ये महत्व समाज जीवन का हिस्सा है। और जो स्थितियां बदली हैं तो हमने भी उसको फिर से एक पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यसभा के अंदर मैंने विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है और देश का 80-85% के वर्ग, इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नक्करता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है। उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह समझता हूं। हमारे यहां जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिकी उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। हमें इस आजादी के बाद हमारे देश में 28% खेतहर मजदूर थे, 28% लैंडलेस लेबरर थे। 10 साल पहले जो सेंसस हुआ उसमें ये जनसंख्या, क्षेत्रीय दर संख्या 28 से 55% हो गई। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 से हमारा खेतहर मजदूर 55% पर पहुंच गया है। और जमीन कम होने के कारण, खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है। और वो मजदूरी करने पर किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी होने पर मजबूर हो गया है। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही है और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और पेट भरने में उसका चला जाता है। और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। और हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल वहां सीमित रहे उससे भी बात बनने वाली नहीं है। दुनिया में मार्केट क्या है, आज उसके रिसर्च हो रहे हैं। उस प्रकार की चीजों का उत्पादन करें और वो चीजें दुनिया के बाजार में बेचें। भारत की आवश्यकता है हम बाहर से चीजें न लाएं। मुझे याद है, मैं बहुत पहले जब यहाँ संगठन का काम करता था नॉर्थ पार्ट में, मुझे फारूक साहब के साथ काम करने का काफी मौका मिला है। तो मुझे हरियाणा का एक किसान अपने खेत में ले गया
उसने बड़ा आग्रह कहा तो मैं चला गया। छोटी सी जगह थी उसकी, 1-1.5-2 बीघा से जमीन होगी, लेकिन बड़ा प्रगति। तो उसने वो मेरे पीछे पड़ा, आइए आइए। मैंने कहा है क्या बात? वे बोले एक बार आइए तो देखिए। तो मैं गया उसके यहाँ, करीब 30-40 साल पहले की बात है, 30 साल हो गए मुझे। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में जो चीजें, सब्जियां वगैरह विदेशों से लाते थे, उसने उसका स्टडी किया। अगर उनको छोटे कॉर्न चाहिए, उनको छोटे टमाटर चाहिए, और उसने अपनी उस छोटी सी जगह में और रिस्ट्रिक्टेड वातावरण के अंदर लोगों की मदद लेके वो फसल पर। और मजा है कि दिल्ली 5 स्टार के होटलों में उसका माल जाना शुरू हो गया। हमारे देश में थोड़ा सा बदलाव करें हम। अब हमने कभी सोचा है स्ट्रॉबेरी हम बाय एंड लार्ज मानते हैं कि वो ये ठंडे प्रदेशों का है। मैं देख रहा हूं जी कच्छ के रेगिस्तान में स्ट्रॉबेरी हो रही है। मैं देख रहा हूं जी मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां स्ट्रॉबेरी हो रही है। बुंदेलखंड में जहां पानी की दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ संभावनाएं हैं। हमारे किसान को गाइड करके हम नई नई चीजों पे ले जाएंगे। मैं जरूर मानता हूं कि हमारा देश का किसान आगे आएगा, लेकिन उसको ये ठीक है, उसका अनुभव ऐसा है कि उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर वो चल पड़ता है तो कमाल करके दिखाता है। उसी प्रकार से कृषि के अंदर जितने नए रास्ते निवेश बढ़ेगा, मैं मानता हूं रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और दुनिया में एक हमें नया मार्केट मिल सकता है। हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधारने के लिए एग्रो बीज इंडस्ट्री की संभावनाएं भी बढ़ेगी और इसलिए हमें इस पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने जरूर काम करना चाहिए। कई विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कोरोना काल में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे किसान की जो परेशानियां हैं वो कम हो। उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं और इन कृषि सुधारों से हम उस दिशा में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को एक बराबरी का प्लेटफॉर्म दे पाए, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी दे पाए, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर पाए, उस दिशा में सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। पुरानी सोच, पुराने मानदंड अब किसानी का भला कर पाते तो बहुत पहले कर पाते। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बातें कर ली। हम एक नए तौर तरीके लिए आगे बढ़ने की, और सबको चिंतन करिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। मिल बैठ करके उसको हमने सोचना चाहिए। सभी दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसी को हमने बदलना होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा किसान गरीबी के चक्कर में फंसा रहे, उसको जिंदगी जीने का हक न मिले। मैं मानता हूं कि उसको आश्रित रहना न पड़े, उसको पराधीन न रहना पड़े, सरकारी टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये जिम्मेवारी भी हम सबकी है और उस जिम्मेवारी को निभाना, हमारे अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता कुछ न कुछ और ज्यादा देश के लिए कर सकें, उसके लिए अगर हम अवसर देंगे तो बहुत सारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे, वो कहते थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक हमारे छोटे किसान को नए अधिकार नहीं मिलते तब तक पूर्ण आजादी की उनकी बात अधूरी रहेगी और इसलिए बड़ा बदलाव कर करके हमको हमारे इन किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा और हम सबको मिलकर के करना होगा। गलत कुछ करने के इरादे से जब नहीं होना चाहिए, अच्छा करने के इरादे से होना चाहिए, किसी की भलाई करने के लिए होना चाहिए। हमारी सरकार ने छोटे किसानों के लिए हर कदम को आप देखेंगे तो छोटे किसानों को हमने बीज से लेकर के बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं, छोटा किसान का लाभ सकते हैं। अब जैसे डेयरी सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर सशक्त भी हैं
और उसका एक मजबूत वैल्यू चेन भी बना है और सरकार की दखल कम से कम है, फिर भी वो अपने मजबूती पर आया है। हम धीरे धीरे फल, फूल, सब्जी की तरफ बल दे सकते हैं और उसके बाद धान्य की तरफ दे सकते हैं। हम बहुत ताकतवर बना सकते हैं। हमारे पास मॉडल है, सफल मॉडल है। उन सफल मॉडल का हमने प्रयोग करना चाहिए। हमने उनको वैकल्पिक बाजार देना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं। और जहां जहां महाराष्ट्र में विशेष प्रयोग हुआ है एफपीओ बनाने का, कई और राज्यों ने भी, केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफी मात्रा में एफपीओ बनाने काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके कारण किसान अपना बाजार ढूंढने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ये 10,000 एफपीओ बनने के बाद आप देखना कि गांव के अंदर किसान छोटे हैं, उसको बाजार की ताकत किसान डिक्टेट करेगा, वो बन जाएगी और किसान ताकतवर बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इन एफपीओ के माध्यम से बैंक से पैसा भी मिल सकता है, वो छोटे छोटे भंडारण की व्यवस्था कर सकता है। अगर वो थोड़ी ताकत ज्यादा इकट्ठी करे तो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है। और हमने 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तय किया है और उसको हम स्वयं सहायता जूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करीब 7 करोड़ बहनें जुटी। गांव की बहनें अल्टीमेटली वो किसान की ही बेटियां होती हैं, किसी न किसी खेती से जुड़े हुए परिवार की बेटियां होती हैं और वे भी आज नेटवर्क किसानों की भलाई में काम आ रहा है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बनते जा रहे हैं और इनके द्वारा भी, मुझे याद है गुजरात में वलसाड जिले में आदिवासियों के पास जमीन भी काफी ऊपर नीचे है, अनइवन लैंड है और बहुत छोटी जमीन है। हमने एक बाड़ी प्रोजेक्ट किया था और अब्दुल कलाम जी एक दिन अपना जन्मदिन वहां मनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं इन किसानों के साथ रहना चाहता हूं। बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग था। महिलाएं काफी काम करती थी आदिवासी बेल्ट के अंदर। और मशरूम, काजू वो गोवा की बराबरी का काजू पैदा करने लग गए थे और उन्होंने मार्केट प्राप्त किया था। छोटे किसान थे, छोटी जगह थी, लेकिन प्रयत्न किया तो परिणाम मिला। और अब्दुल कलाम जी ने इसके विषय में लिखा भी है, उन्होंने आकर के देखा था। तो मैं कहता हूं कि हमने नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए। अब हम देखिए, दाल की हमारे यहाँ कठिनाई थी। मैंने 2014 में आके किसानों के सामने रिक्वेस्ट की, उन्होंने देश के अंदर दाल की कठिनाइयों से हमें मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया, और मैं देख रहा हूं कि आजकल ऑनलाइन, ऑफलाइन इनाम के द्वारा भी गांव का किसान भी अपना माल बेच रहा है। हमने किसान रेल का एक प्रयोग किया इस कोरोना कालखंड का उपयोग करते हुए, और ये किसान रेल और किसान उड़ान, ये भी अपने आप में बड़े बाजारों तक छोटे किसानों पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मदद मिली है। एक प्रकार से ये ट्रेन जो है चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। और मैं सदन के सदस्यों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर गांव के छोटे किसान को किसी और राज्य के बाजार, दूसरे बाजार के साथ जोड़ दिया। अब देखिए, नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी, 30 किलो अनार, 30 केजी अनार, ये उसने वहां से ये किसान रेल से भेजा और खर्चा कितना हुआ, 124 रुपीज। उसको बड़ा बाजार मिल गया। ये 30 किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन ये व्यवस्था थी तो यहां का किसान वहां तक जाकर के अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से जो भी उसको सुविधा मिलती है, वो चाहे अंडे, मैंने देखा है कि एक अंडे किसी ने भेजे और अंडे भी उसको 60 रुपया खर्चा हुआ भेजने का, और उसके अंडे पहुंच गए, समय पर पहुंच गए, उसका माल बिक गया। देवलाली का एक किसान 7 केजी उसकी कीवी, उसको उसने दानापुर भेजी। भेजने का खर्चा 62 रुपीज हुआ, लेकिन उसको 7 किलो की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य से जाकर के मिला।
किसान रेल लगती छोटी बात है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है, भारत की अर्थनीति। भारत की अर्थनीति की किताब में चौधरी साहब ने लिखा सुझाव दिया है, सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में, देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने जाने के पर कोई प्रतिबंध न हो। ये चौधरी चरण सिंह जी की किताब का कोट है। कृषि सुधारों, किसान रेल, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई-नाम, ये सारी चीजें हमारे देश के किसानों और से छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा अवसर देने के प्रयास के भागरूप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं नहीं मानता उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी। पता भी था, समझ भी थी, और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं।